हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान या संवैधानिक उपाय किए गए हैं। यानी जो जुडिशियल सिस्टम है भारत में, तो वो निष्पक्ष तरीके से न्याय दे सके, वो निडर होकर के न्याय कर सके, उसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल ना हो, पब्लिक की ओर से कोई कंट्रोल ना हो। तो उसके लिए क्या क्या संविधान में चीज़ें रखी गई हैं, प्रावधान डिसाइड किए गए हैं, तो उनका हम लोग आज जिक्र करेंगे। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है कार्य अवधि की सुरक्षा। यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेज हैं, तो उनका जो टेन्योर है, नंबर एक तो वो बाकी जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के, उनकी बजाय ज़्यादा उनका रखा गया है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स की रखी गई है। जो हाई कोर्ट के जजेज हैं, उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 62 ईयर्स की रखी गई है। तो एक तो इनकी जो रिटायरमेंट एज है, तो वो ज़्यादा रखी गई है, एक स्पेशल एक किस्म से दिखाने के लिए उनकी स्थिति को। दूसरा, जो उनको किसी भी सिंपली तरीके से पद से नहीं हटाया जा सकता है। केवल इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू ही उनको अपने उनके पद से हटाया जा सकता है। यानी कार्य से अगर मुक्त करना है, पद की जो सुरक्षा है उनको दी गई है, तो उसके लिए संसद के जो दोनों सदन हैं, तो वो विशेष 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे, तभी उनको पद से हटाया जा सकता है। तो ये बड़ा टफ प्रोसेस रहता है, 2/3 बहुमत को प्राप्त करना पार्लियामेंट के अंदर। तो इस वजह से उनको जो हटाने की शक्ति है, वो किसी एक अधिकारी को नहीं दी गई है, वह जो पार्लियामेंट है उसको दी गई है। ठीक है। सेकंड, जो इनकी जो स्वतंत्रता है उसको कायम रखने के लिए किया गया है, पर्याप्त वेतन की व्यवस्था की गई है। फिलहाल जो सैलरी और जो अलाउंसेज का जजेज के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं, क्योंकि रिवाइज्ड हो चुके हैं पीछे, तो इसमें 2,80,000 रुपये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको मिलते हैं, शरद अरविंद बोबडे जो सीजेआई हैं वर्तमान में। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं, 33 जो अदर जस्टिस रह जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको 2,50,000 रुपये यानी 2.5 लाख रुपये उनको मासिक सैलरी मिलती है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, जो भी कंसर्निंग हाई कोर्ट का, उसका जो स्टेटस है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के बराबर, यानी जो 33 जो अदर जो जज बच गए हैं उनके बराबर इसका एक उनके इक्विवेलेंट इसका होता है दर्जा, तो उनके बराबर ही इसको सैलरी मिलती है। 2,50,000 रुपये यानी जो 2.5 लाख रुपये इसको सैलरी मिलती है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। जो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2,25,000 रुपये मासिक सैलरी मिलती है। तो इसके अलावा जो अलाउंसेज हैं उनकी व्यवस्था होती है। और जो इनकी सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो भारत की संचित निधि में से दी जाती है, और जिसके ऊपर पार्लियामेंट को वोटिंग का राइट नहीं है। यानी जो भी एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट जनरली इंडिया में, तो वो पार्लियामेंट की वोटिंग से ही हो पाती है। बजट वगैरह जैसे जो मंजूर होते हैं, तो 1 रुपया भी अगर सरकार को कहीं खर्च करना है, तो वो पार्लियामेंट वोट करेगी, उसके बावजूद परमिशन देगी, उसके बावजूद खर्च किया जा सकता है। लेकिन जिसको संचित निधि में से जिनको सैलरी मिलती है, तो उसके ऊपर कोई पार्लियामेंट वोटिंग नहीं करती है, तो कोई वोटिंग का प्रावधान नहीं है उसमें। और केवल एक स्थिति में यदि फाइनेंशियल जो इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर स्थिति आ जाती है, आर्टिकल नंबर 360 लगाने की अगर नौबत आ जाती है, तो उसी समय जो जजेज की सैलरी है वो कम की जा सकती है। क्योंकि और उनके कार्यकाल में उनका जो वेतन है, भत्ते हैं, उनको बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता है। यानी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई चेंज नहीं किया जा सकता है फाइनेंशियली, जिससे उनको कोई लॉस होता हो। और क्योंकि प्रेजेंटली जो कॉरपोरेट एक जो व्यवस्था है, तो उसकी तरफ वो ना जाएं, यानी उसमें क्योंकि काफ़ी पैसा मिलता है, तो जो लालच है पैसे का, तो उसकी उसको वो छोड़ दें, क्योंकि इसी वजह से उनको अच्छी खासी सैलरी की व्यवस्था उनके लिए
की गई हैं, ताकि जो प्राइवेट किस्म से सिस्टम है उसको वो ना मान लो इस तरह की कोई उसमें इंटरफेरेंस वो करने का की कोशिश करें। ओके। थर्ड नंबर पे जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान किया गया है वो है हाई क्वालिफिकेशंस, यानी जिनको भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज लगाया जाना है तो सामान्य व्यक्ति को नहीं लगाया जा सकता है। जो स्पेशल जिसकी नॉलेज होती है उस सेक्टर में उस व्यक्ति को लगाया जा सकता है। और जहाँ तक हम लोग यदि क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और या तो वो 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में वो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वो एज ए जज के रूप में रह चुका हो, वो व्यक्ति बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। या फिर वो 10 साल तक वो वकालत कर चुका हो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स में। और राष्ट्रपति की नज़र में वो एमिनेंट किस्म से जूरिस्ट होना चाहिए, यानी जो प्रसिद्ध विधिवेत्ता भी वो होना चाहिए, उसका जो भी लीगल एक्सपर्ट वो होना चाहिए। हाई कोर्ट के जजों के क्वालिफिकेशंस की यदि हम लोग बात करें तो या तो 10 साल का जो उसका एक्सपीरियंस है वो वकालत के रूप में होना चाहिए, या फिर कोई भी जुडिशियल नेचर की पोस्ट, जुडिशियल नेचर का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। न्यायिक प्रकृति की जो पोस्ट है वो राष्ट्रपति की नज़र में वो विधिवेत्ता होना चाहिए। तो ऐसे किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जो या हाई कोर्ट का जज है वो लगाया जा सकता है, यानी विशेष योग्यताओं की व्यवस्था की गई है ताकि वो जो अपना उनका विशेष कार्य काम है उसको वो सीरियसली ले सकें और अधिक निपुणता के साथ, अधिक निष्पक्षता के साथ वो उसको कंप्लीट कर सकें। ओके। फोर्थ पॉइंट इसमें है शपथ ग्रहण। शपथ की जो व्यवस्था की गई है उनके लिए, तो न्यायाधीशों को एक शपथ लेनी पड़ती है। और जो क्योंकि शपथ की जो वर्डिंग है उससे उनको संविधान के साथ जोड़ने का एक प्रयास किया गया है, यानी उसमें वो पक्षपात या द्वेष के बिना न्याय करने की वो शपथ लेते हैं। संविधान और कानून की रक्षा करने की, उसका पालन करने की वो शपथ लेते हैं। तो उनसे ये उम्मीद करी जाती है कि वो जिस टाइम पे फैसला देंगे तो वो किसी के भी साथ किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, न्यूट्रल होकर के, और जो उस केसेज उनके सामने आएंगे उनके ऊपर वो सुनवाई करेंगे और अपना फैसला देंगे। ओके। इसमें फिफ्थ नंबर के ऊपर है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज, यानी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो उसका जो प्रावधान वर्तमान में चल रहा है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति की जा रही है। यदि हम लोग इसको समझें तो वर्तमान में सरकार का कोई दखल नहीं है। पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है उनकी अपॉइंटमेंट में वो नहीं है। कॉलेजियम की व्यवस्था में जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका तो सीनियोरिटी बेस के ऊपर ही उनकी नियुक्ति होती है। वो अभी तो फिलहाल उसी आधार पर हो रही है। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको अदर स्टेट से वर्तमान में लिया जा रहा है प्रमोशन के बेस पर। जो भी सीनियर होता है उसको प्रमोट करके किसी दूसरी जैसे हाई कोर्ट में उसको चीफ जस्टिस बना देते हैं। ठीक है। जहाँ तक अन्य जजों का सवाल है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों, राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। हाँ, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अदर जो जजेज हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए जो राष्ट्रपति है वो मुख्य न्यायाधीश का से परामर्श लेता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश अकेला परामर्श उसके रिगार्डिंग नहीं देता है। वह जो सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जो जज होते हैं, जो सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं उनसे भी सलाह करता है। और जो चारों जो जज होते हैं उनका एकमत होना इसमें बड़ा ज़रूरी है। वो एक राय देंगे और उसके आधार पर फिर कॉलेजियम जो है वो अपनी सिफारिश करेगा, यानी किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना है, किसका नाम आगे दिया जाना है राष्ट्रपति को या नहीं दिया जाना है। अगर हाई कोर्ट के जजों की बात करते हैं तो उसमें जो राष्ट्रपति है वो कंसर्निंग जो गवर्नर है, या फिर अगर यूनियन टेरिटरीज है तो वहाँ पर जो भी एलजी की या वहाँ पे जो प्रशासक की व्यवस्था करी गई है उससे, या फिर जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसकी हेल्प भी लेता है जिस टाइम पे हाई कोर्ट के जो अन्य जज हैं उनको नियुक्त किया जाना होता है। तो वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम है, यानी जो न्यायपालिका है
यानी जज ही जजों को नियुक्त कर रहे हैं, सिंपली यदि हम लोग समझें तो इसमें सरकार का किसी तरह का कोई इसमें दखल नहीं है। इसके लिए सरकार एनजेएसी एक आयोग लेके आना चाहती थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज हैं तो उनको लगाने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सरकार बनाना चाहती थी। लेकिन जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का इससे हनन हो जाएगा, इस बेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो संवैधानिक संशोधन था 99 नंबर वाला, 99वां जो संवैधानिक संशोधन था, उसको रद्द घोषित कर दिया है। तो अभी वो कमीशन नहीं है, तो कॉलेजियम व्यवस्था ही वर्तमान में काम कर रही है। तो इसके लिए भी जैसे किस्म से उसको सरकार के दबाव से मुक्त उसको फ्री रखा गया है, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, ताकि वो किसी एहसान के नीचे ना आ सके, उनको कोई प्रेशराइज ना कर सके कि हमने आपको नियुक्त करवाया है। ठीक है। 6 नंबर के ऊपर जो इसमें पॉइंट है वो है प्रोहिबिशन ऑन प्रैक्टिस, यानी जो वकालत के ऊपर बैन लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं तो वो कहीं पर वकालत नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट के जो जजेज हैं, रिटायर्ड जो जज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट व उन न्यायालयों को छोड़ करके जहाँ पर वो एक जज के रूप में रहे हैं, तो उसमें ही वकालत वो कर सकते हैं। यानी एक किस्म से वो हाई कोर्ट का जो जज है वो ऊपरी अदालत में वकालत कर सकता है, क्योंकि वो वहाँ जज के तौर पर रहा नहीं है। लेकिन जो जिस जगह पे कोई हाई कोर्ट का जो जज है, वो जहाँ जिस हाई कोर्ट में जज रहा है, तो उसी हाई कोर्ट में वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो जूनियर हैं तो वो उनके ऊपर वर्तमान में वो वहाँ पे जज हो सकते हैं, तो इन्फ्लुएंस वहाँ वो कर सकता है उसके रिगार्डिंग। तो इस वजह से उनके प्रैक्टिस के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। इसके अलावा है सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट, अलग व्यवस्था, यानी जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का या जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको ये पावर दी गई है कि उनके अंडर जो भी कोर्ट है, मेनली इसमें जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास है, कि जो भी न्यायिक प्रणाली है, क्योंकि इसी वजह से कहते हैं एकीकृत संगठित जो न्याय प्रणाली है, तो उसमें अलग से जो भी उनके जो नियम कायदे कानून है, तो उनको डिसाइड करने की जो जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती है। और वो अपने हिसाब से जो भी उनका कर्मचारियों की जो उनकी व्यवस्था होती है, अलग अलग तरह के जो कर्मचारी होते हैं, क्योंकि सभी कर्मचारी जुडिशियल नेचर के नहीं होते हैं, न्यायिक प्रकृति के नहीं होते हैं। उसमें क्लर्क भी हैं, उसमें स्टेनो भी हैं, उसमें शेरिफ भी हैं जो लॉ ऑफिसर के, उसमें वारंट ऑफिसर भी हैं, उसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्ट हैं जो एक डिपार्टमेंट लेवल पर चीज़ें जो रखी गई हैं। तो उनके सर्विस रूल बनाने की, उनकी सैलरी से रिलेटेड चीज़ें, उनकी जो भी सेवा से संबंधित जो भी नियम कायदे कानून होते हैं, तो उसके लिए उसमें सरकार ज़्यादा सा कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है, कोई दखल नहीं देती है। तो न्यायपालिका अपने स्तर पर उनको डिसाइड करती है, तो ये उनको इस मामले में स्वतंत्रता दी गई है। ओके। नेक्स्ट है इसमें सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया, ये थ्योरी है। इस प्रिंसिपल में क्या होता है, जो भी तीनों सरकार के अंग माने जाते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के जो काम का तरीका होता है, जो नेचर ऑफ फंक्शंस होता है, वो अलग अलग रहता है। विधान पालिका का लॉ मेकिंग का होता है, कानूनों को बनाना। कार्यपालिका का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ होता है, कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका का कानूनों की रक्षा करना या फिर संविधान की रक्षा करना। तो ये या न्याय देना, ये जो क्योंकि जो न्यायपालिका का जो कार्य है तो वो अलग है बिल्कुल विधान पालिका से, कार्यपालिका से। तो जो अपने जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें ही ये वर्णन कर दिया गया है कि भारत में जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से बिल्कुल अलग कार्य करेगी, यानी जो कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका के ऊपर नहीं होगा। दोनों की जो एग्जिस्टेंस है तो उसको अलग तरीके से आंका गया है। ठीक है। तो जो भी जैसे इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो वाइड पावर्स दी गई हैं, व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके पास काफ़ी पावर्स हैं, जो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत वो
विधान पालिका के द्वारा पारित कानूनों को सरकार के द्वारा दिए गए यानी कार्यपालिका के द्वारा दिए गए जो आदेश होते हैं उनको अवैध घोषित करने की पावर रखती हैं और इसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा रहती है। तो ठीक है 42वें संवैधानिक संशोधन में इन पावर्स को एक किस्म से रिड्यूस करने का प्रयास किया गया था, लेकिन बाद में जो भी जैसे 43वें 44वें संवैधानिक संशोधन हुए उनके द्वारा दोबारा से फिर जो हो उन चीज़ों को बहाल कर दिया गया है। तो अच्छी खासी पावर है जुडिशियल जो पावर है इंडियन कोर्ट्स के पास, जो सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट के पास है। तो इनको यदि हम लोग निष्कर्ष के तौर पर रखें तो भारत में स्वतंत्र तरीके से कार्य कर रही है न्यायपालिका। बहुत सारे प्रावधान संवैधानिक तौर पर किए गए हैं।